So hello everyone, hi, this is Janesh Kota here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our 8th video of economics. So today we are dealing with the chapter supply and this is our second part of this particular chapter. Chapter number 4, supply analysis. हमने previous video में क्या पढ़ा था about the supply? हमने देखा था the relationship between supply and price. तो इनका relationship कैसा चल रहा था students? इनका relationship बेहतरीन चल रहा था. मतलब क्या था द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज डायरेक्ट. ओके, जब प्राइस बढ़ता है तब सप्लाई भी बढ़ता है और जब प्राइस कम होता है तब सप्लाई भी कम होता है. ये हमने देखा था इन द प्रीवियस वीडियो. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू दैट इज वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई. हम लोग दो चीज देखने वाले हैं, वेरिएशन इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई. वेरिएशन सप्लाई के दो पार्ट है और चेंज इन सप्लाई के भी दो पार्ट है. This is exactly similar to what we have done in the previous chapter. हमने डिमांड वाले चैप्टर में जब पढ़ा था वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड, वो जो कंसेप्ट था और ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा सिमिलर है. ओके, सो वेरिएशन सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन इन सप्लाई. ओके, सप्लाई चेंज हुआ किसके कारण हुआ? प्राइस के कारण हुआ. बिकॉज सप्लाई किसको डेट कर रहा है? प्राइस को डेट कर रहा है. सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशनशिप है यहाँ पर. ओके, सो अगर सप्लाई में चेंजेस हुए किसके बदले? प्राइस के बदले चेंजेस हुए तो उसको हम बोलेंगे वेरिएशन इन सप्लाई. लेकिन अगर सप्लाई चेंज हुआ किसके बदले? प्राइस के बदले नहीं, कोई और रीजन से, है ना. सप्लाई की लाइफ में कितने सारे और लोग भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सप्लाई की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही हो. सप्लाई में चेंजेस आए लेकिन प्राइस के बदले नहीं, कोई और रीजन से, एनी अदर रीजन. ओके, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई. सो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरिएशन इन सप्लाई. वेरिएशन इन सप्लाई के अंदर सबसे फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन मतलब सप्लाई का बढ़ना, एक्सपांड होना, बढ़ना. ओके, तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्राइस, क्या हुआ? जब प्राइस बढ़ेगा और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगा, that will be called as expansion of supply. Whenever there is a rise of price due to which there is a rise in supply also, it will be called as expansion of supply. उसको हम क्या बोलेंगे? expansion of supply बोलेंगे. If you can see this table, students देखो यहाँ पे क्या हुआ था. जब प्राइस P था तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई Q था, लेकिन प्राइस बढ़ गया P से P1. देखो ये अपवर्ड एरो है, मतलब प्राइस बढ़ गया और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई. ओके, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ गया तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. इफ यू कैन सी द कर्व, सप्लाई कर्व क्या है? अपवर्ड मूविंग है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम M to N. दैट M and N इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बोलेंगे. सो ये चीज याद रखनी है कि सप्लाई कर्व क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट है in expansion of supply. If you can see contraction of supply, contraction मतलब कम होना. contraction मतलब कम होना, मतलब इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट्स? प्राइस के कम होने से सप्लाई भी कम हो गया है. whenever there is a fall in price due to which there is a fall in supply also, प्राइस के कम होने से अगर सप्लाई भी कम हुआ है तो that will be called as contraction of supply. तो if you can see, सबसे पहले प्राइस P था तब क्वांटिटी सप्लाई Q थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस गिर गया है और प्राइस के गिरने के बदले क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गई है? कम हो गई है. सो यहाँ पे डाउनवर्ड है, सब कुछ कम हो रहा है एंड दैट इज व्हाई द सप्लाई कर्व इज आल्सो इज हैविंग अ डाउनवर्ड मूवमेंट. सबसे पहले कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था? N पे, बट अब हो रहा है M के ऊपर. ओके, सो इफ यू कैन सी सप्लाई कर्व, SS इज द सप्लाई कर्व, लेकिन ये जो N और M है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. सो एक्सपांशन में सप्लाई कर्व अपवर्ड मूवमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में सप्लाई कर्व क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट है. और इन सब में क्या हो रहा है? सप्लाई चेंज हो रहा है. सप्लाई क्यों चेंज हो रहा है? प्राइस के बदले. मूविंग फॉरवर्ड टू दिस पार्ट, चेंज इन प्राइस. अब चेंज इन प्राइस में सप्लाई चेंज होगा, लेकिन क्या प्राइस के बदले? नहीं, किसी और रीजन से, कोई भी और रीजन से हो सकता है. ओके, कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चल रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वेदर कंडीशन बहुत फेवरेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है. इन सब के कारण भी सप्लाई में चेंजेस हो सकते हैं
तो यस, जब भी सप्लाई में चेंज हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। तो सबसे पहले देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, ओके, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, पर फिर भी सप्लाई इंक्रीज हुआ। प्राइस इज कांस्टेंट, ओके, प्राइस उतना का उतना ही है, लेकिन सप्लाई फिर भी बढ़ गया, सप्लाई फिर भी बढ़ गया, इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। सो इफ यू कैन सी, प्राइस इज एट पी, प्राइस पी के ऊपर है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बट फिर भी क्वांटिटी सप्लाई क्यू से Q1 हो गया, क्वांटिटी सप्लाई क्यू से Q1 हो गया। इट मींस सप्लाई में चेंजेस हुए हैं और सप्लाई इंक्रीज हुआ है, सप्लाई इंक्रीज हुआ। तो इफ यू कैन सी द कर्व जो पहले M पे था फिर N पे आ गया है, तो मतलब क्या हुआ है, राइटवर्ड मूवमेंट, राइट साइड मूवमेंट हुआ है। कर्व इज मूविंग टू द राइट साइड, ओके, कर्व इज मूविंग टू द राइट साइड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू हैव टू रिमेंबर, कर्व इज मूविंग टू द राइट साइड, एंड दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। तो देखो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है, एस से S1 हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, और ये मूवमेंट कौन सी साइड है, राइट साइड है, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। एंड गोइंग टू द सेकंड वन ऑफ चेंज इन सप्लाई है डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, ओके, बट फिर भी सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सप्लाई कम हो गया। इफ यू कैन सी ओवर हियर, प्राइस इज एट पी, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, बट फिर भी पहले क्वांटिटी क्यू थी पर अब वो डिक्रीज होकर Q1 हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया है, कम हो गया है स्टूडेंट्स। इसीलिए इसमें क्या था, राइट साइड मूवमेंट था कर्व का, इसमें कर्व इज मूविंग टू द लेफ्ट साइड, कर्व इज मूविंग टू द लेफ्ट साइड। तो इफ यू कैन सी, पहले कर्व था SS, पर अब कर्व हो गया S2, ओके, S2, तो उसका मूवमेंट हुआ है लेफ्ट साइड, एंड दैट इज व्हाई उसको हम बोलेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो बस इन सब में इतनी चीज याद रखनी है, वेरिएशन सप्लाई कब होगा, जब सप्लाई में चेंज हुआ प्राइस के बदले, इज कॉल्ड वेरिएशन इन सप्लाई, और चेंज इन सप्लाई कब हुआ, जब सप्लाई में चेंजेस हुए हैं, किसके बदले, किसी और रीजन से, बट प्राइस के बदले नहीं। प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, प्राइस कम हुआ और सप्लाई भी कम हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ पर फिर भी सप्लाई बढ़ा, इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ पर फिर भी सप्लाई कम हो गया, इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई। और यहां पे हमारा ये वाला कंसेप्ट होता है फिनिश। अब हम क्या बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ओके, नए कंसेप्ट की ओर बढ़ने के लिए हमें एक नया सा बोर्ड चाहिएगा, ओके, डोंट फॉल प्लीज। सो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट में। हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट कॉस्ट कंसेप्ट। हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आई विल टेक अ रेड मार्कर। द फर्स्ट कंसेप्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस के अंदर कॉस्ट इज बेसिकली खर्चा। हर बिजनेस करो आज की तारीख में तो उसके अंदर खर्चा होता ही है, ढेर सारा खर्चा होता है। यू कैन जस्ट इमेजिन अस रनिंग अ क्लासेस, ओके, विजडम कॉमर्स क्लासेस। तो अगर आज हम लोग अगर क्लासेस रन कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने सारे अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, टोटल कॉस्ट। टोटल एक फर्म के अंदर कितना खर्चा होता है, दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जैसे क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, रेंट है ना, आज लॉकडाउन के टाइम हम घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, फिर भी क्लासेस का रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, ओके। सो जो फिक्स एक्सपेंसेस है जो हमको इंकर करने ही पड़ेंगे इज कॉल्ड एज टोटल फिक्स एक्सपेंस। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वेदर यू आर यूजिंग द प्रीमाइसेस, यू आर नॉट यूजिंग द प्रीमाइसेस, बट स्टिल यू हैव टू पे द रेंट, ओके। नेक्स्ट इज वी हैव वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो अगर यूज किया तो पे करने का, जैसे रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन हुआ तो रॉ मटेरियल लगेगा, तो फिर हम लोग उसका पैसा खर्च करेंगे। वेरिएबल अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो ही हम लाइट्स और फैन और एसी चालू करेंगे, तो ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। स्टूडेंट्स नहीं आए तो नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। सो वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो बिजनेस किया तो खर्चा, अदरवाइज नो खर्चा। जैसे वेजेस, अगर फैक्ट्री ओपन हुई, प्रोडक्शन हुआ, तो ही हम वर्कर्स को वेजेस देंगे। अगर फैक्ट्री बंद थी तो हम वेजेस भी नहीं देंगे किसी को, ओके। तो रेंट चुकाना होता है वो फिक्स एक्सपेंस होता है, लेकिन बाकी सारे रॉ मटेरियल्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं। काम हुआ तो खर्चा, काम नहीं हुआ तो नो खर्चा। So that is called as, there are two types of, the total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. Average cost, कोई भी चीज का एक एवरेज कॉस्ट लेते हैं हम लोग। Let's take an example. If we take an example students, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना हुआ, 800 रुपया हुआ,
कितना हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा टोटल खर्चा 800 हुआ और ये 800 रुपए में मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मैंने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 40 यूनिट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं क्या करता हूँ, वड़ा पाव बना रहा हूँ, है ना, मैं वड़ा पाव बना रहा हूँ, मैंने टोटल 40 वड़ा पाव बनाए और मेरा कितना खर्चा हुआ, 800 रुपया खर्चा हुआ, कितना 800 रुपया। तो लेट्स टेक एन एवरेज कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना है 800 रुपया और टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितने वड़ा पाव बने, 40 वड़ा पाव बने। ओके, तो इन शॉर्ट मुझे एक वड़ा पाव कितने का पड़ा, 20 रुपीज का पड़ा, मुझे एक वड़ा पाव कितने रुपीज का पड़ा, 20 रुपीज का पड़ा। एवरेज कॉस्ट मतलब पर पीस एक्सपेंस कितना होता है वो हमें पता चला। एंड गोइंग टू द थर्ड वन, तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। सो यू हैव टू रिमेंबर द शॉर्ट फॉर्म आल्सो एज वेल एज द फुल फॉर्म। एंड गोइंग टू द थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, समझो मैं 10 मैंगो लेकर आया, फर्स्ट मैंगो 15 रुपया, सेकंड मैंगो 20 रुपया, थर्ड मैंगो 25 रुपया, फोर्थ मैंगो 15 रुपया, फिफ्थ मैंगो 12 रुपया, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट वो होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर आम का अगर मुझे भाव पूछा है, कोई भी एक पर्टिकुलर आम का मुझे प्राइस पूछा है, सो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे एन लिखा है, nth यूनिट मतलब हो सकता है फोर्थ का भाव पूछो, फिफ्थ का भाव पूछो, सिक्स का भाव पूछो, सेवेंथ का भाव पूछो। तो उसके लिए हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। ओके, तो समझो फॉर एग्जांपल, अगर मैं टोटल मैंगो, आई टेक एन एग्जांपल, टोटल है ना, जब 4 मैंगो लेकर आया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जब मैं टोटल 4 मैंगोज लेकर आया था, 4 मैंगोज, तो मेरा कितना खर्चा हुआ था, 200 रुपीज का। और टोटल जब मैं 5 मैंगो लेकर आया, 5 मैंगोज लेकर आया, तो मेरा कितना खर्चा हुआ, 240 रुपीज। टोटल एक्सपेंस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल एक्सपेंस। तो टोटल 4 मैंगो का मेरा खर्चा हुआ 200 और टोटल 5 मैंगो का मेरा खर्चा हुआ 240। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि ये जो फिफ्थ मैंगो था, खाली फिफ्थ मैंगो, उस अकेले का कितना भाव पड़ा, उसका कितना भाव पड़ा। ओके, तो लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट मतलब हमको किसका चाहिए, फिफ्थ वाले का चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट इज इक्वल टू, तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 5 माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे n क्या लिया है, 5, फिफ्थ यूनिट का भाव चाहिए मुझे। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट, 5 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है मेरा, 240 टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे 240 आएगा, माइनस व्हाट इज TC, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब 4। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोस कितना मेरा, 200 रुपया, तो दैट कम्स टू 40 रुपीज। मतलब मेरे को खाली फिफ्थ मैंगो, खाली पांचवा मैंगो मेरे को 40 रुपए का पड़ा। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट का मेरे को कितना खर्चा हुआ वो मुझे अगर फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। और ये पूरा कंसेप्ट है कॉस्ट का। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, रेवेन्यू कंसेप्ट। ओके, ये कंसेप्ट वर्ड है, कंसेप्ट। तो रेवेन्यू कंसेप्ट के अंदर टोटल 3 टाइप ऑफ रेवेन्यूज होते हैं। टोटल रेवेन्यू, ओके, टोटल रेवेन्यू कितना होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू कितना होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितने हुए हैं, 15 मैन्युफैक्चर। समझो मैं वड़ा पाव बना रहा हूँ, नहीं लेट्स नॉट टेक वड़ा पाव एग्जांपल दिस टाइम। समझो फॉर एग्जांपल मैं एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और एक कैलकुलेटर मुझे पड़ रहा है 200 रुपए में पर यूनिट। ओके, पर कैलकुलेटर मुझे कितना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, पर कैलकुलेटर कम्स टू हाउ मच रुपीज, 200 रुपीज पर कैलकुलेटर। और मैंने टोटल कितने मैन्युफैक्चर किए, 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, टोटल 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए। ओके, तो व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाउ मच इज 200 इनटू 15, दैट कम्स टू 3000 रुपीज, प्राइस इनटू क्वांटिटी। समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, विजडम के अंदर 50 स्टूडेंट्स है, टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, एंड ईच स्टूडेंट इज गोइंग टू पे 5000। हर एक बच्चा 5000 रुपया पे करेगा, उसकी फीस 5000 है। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 50 into 5000, that comes to how much students, 2,50,000, that comes to how much, 2,50,000 rupees. Okay, so what is total revenue, price into quantity, right, quantity को price से multiply करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट अपन को कितना रेवेन्यू देने वाला है, इज व्हाट यू हैव टू थिंक। ओके, तो समझो फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू है ना, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू समझो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर विजडम के अंदर
टोटल रेवेन्यू 10 लाख रुपए की हुई, टोटल रेवेन्यू कितनी थी 10 लाख रुपए की, ओके। और कितने स्टूडेंट्स थे 200 बच्चे थे, लेट्स अज्यूम कितने स्टूडेंट्स थे 200 स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट्स, ओके। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है एवरेज रेवेन्यू, तो मैं क्या करूंगा 10 lakhs डिवाइड बाय 200 बच्चे 200 स्टूडेंट्स, तो 2 0 कट 2 0 कट, तो कितना आएगा 5,000, ओके। सो टोटल कितनी रेवेन्यू थी 10 लाख रुपए की रेवेन्यू थी स्टूडेंट्स, और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे 200 स्टूडेंट्स थे तभी, कितने स्टूडेंट्स थे 200 स्टूडेंट्स, तो हमारी पर रेवेन्यू कितनी हो गई, हमारी पर रेवेन्यू हर एक बच्चे से इनकम हो गई 5,000 रुपीज। एंड गोइंग विद द लास्ट पार्ट दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से कितना पैसा आया। तो अगर मैं देखूंगा अगर टोटल रेवेन्यू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टोटल रेवेन्यू मेरा कितना था स्टूडेंट्स, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 20 स्टूडेंट्स से मेरा रेवेन्यू था टोटल, लेट्स टेक एन एग्जांपल 50,000 रुपए, टोटल रेवेन्यू कितना था मेरा 20 स्टूडेंट से मेरे 5,000 रुपीज का मेरा टोटल रेवेन्यू था, और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 21 स्टूडेंट्स मेरा कितना था 53,000, ओके। अब फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज माय फॉर्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ कितने स्टूडेंट्स, मेरे को ये 21st स्टूडेंट था 21st, उसका कितना पैसा आया, तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 21 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ 21 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 21 माइनस 1। मैंने इस n को क्या कंसीडर किया है 21, तो फॉर्मूला क्या बोलता है टोटल रेवेन्यू कितना है 21 बच्चों से, और टोटल रेवेन्यू कितना है 21 माइनस 1 मतलब 20 बच्चों से, माइनस करो, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 20 स्टूडेंट्स कितना था 50,000 रुपीज, 21 स्टूडेंट्स से था 53,000 माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 20 स्टूडेंट्स कितना था 50,000। इसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम 21st मतलब जो 21वां बच्चा था उसने मुझे कितने पैसे दिए थे टोटल 3,000 रुपए दिए थे, 3,000 रुपए दिए थे। So basically what do you have to do, this part can come as 2 marks question in your board exam also. You have to remember the formula nicely, learn the formula thoroughly and all other variables that the amount will be given in the question. तो हमें ये बात समझना है कि कंपनी के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ है और ये कितने बिका उससे पता चलेगा। एवरेज रेवेन्यू मतलब एवरेज हर एक का हमको कितने में भाव, कितना हमको इनकम हुआ, दैट इज एवरेज, ओके। और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर nth यूनिट उठा लिया 21st 27 28 कोई भी उठा लिया और उसका हमको रेवेन्यू पूछा है तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू से पता चलेगा। सो यहाँ पे हमारा इंटायर चैप्टर ऑफ सप्लाई एनालिसिस होता हुआ समाप्त, फिनिश होता हुआ, ओके। द लॉ पार्ट ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ सप्लाई, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेक्टेड कि तुम लोग बाकी सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉल अस और मैसेज अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड, प्लस you have holidays of 4-5 days ahead, so make sure that you enjoy so much because उसके बाद वापस आने के बाद हम लोग ढेर सारी पढ़ाई फिर से करने वाले हैं। So thank you so much.